हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पढ़ने वाले हैं और ये आपके एलटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलटी में ही दिया गया है। देन पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलटी एंड पीजीटी और भी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जहाँ पे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का हम बायोग्राफिकल एक इंट्रोडक्शन देखेंगे उनका। देन उसके बाद क्या करेंगे, उनकी एक पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ठीक है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी वीडियो में आज हम इस पोएम को हम डिस्कस करने वाले हैं टेनिसन की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर एलटी के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा और बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में। और यहाँ पे जितना भी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से रिलेटेड जितना भी उनका इंट्रोडक्शन है सब हम इसमें कंप्लीट करेंगे। और मैं एक बात और कि अगर कोई मेरे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर जो वॉच कर रहा है, ठीक है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर करें, दूसरे लोगों के पास पहुंचाएं, वो भी इनका फ़ायदा उठाएं। एंड देन वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड फीडबैक भी आप दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मोटिवेशन मिलता है, तब जाके एक वीडियो बनती है। आप मोटिवेट करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता है, फिर हम एक वीडियो बनाते हैं। तो आपके मोटिवेशन से ही, ठीक है, वीडियो बनती है। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड फीडबैक देना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब इसमें देखेंगे हम थोड़ा सा प्रोफाइल देखेंगे। 1809 से लेके 1892 इनका पूरा लाइफ स्पैन है। 1809 में पैदा हुआ ये बंदा और 1892 तक इनकी डेथ हुई थी। अगर हम देखें एक विक्टोरियन पोएट के रूप में, ये क्या थे, एक रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोएट। तो एक रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोएट थे। अल्फ्रेड टेनिसन इज़ ऑफन डिस्क्राइब द पोएटिक वॉइस ऑफ द विक्टोरियन एज। तो अल्फ्रेड टेनिसन को अक्सर विक्टोरियन एज का पोएटिक वॉइस के रूप में दिखाया जाता है, कहा जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, यानी कि विक्टोरियन एज का ये पोएटिक वॉइस के रूप में इनको डिस्क्राइब किया गया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को। His works embody the moral, social, intellectual concern of the 19th century. It struggles with faith versus science. ठीक है, faith versus science, loss versus hope, duty versus desire, and the search for meaning in rapidly changing world. तो याद रखना है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन अक्सर जो विक्टोरियन एज के पोएटिक वॉइस के रूप में इनको डिस्क्राइब किया जाता है। इनकी अगर कंपोजिशन की बात करें, इनके अगर रचनाओं की बात करें तो 19वीं सेंचुरी के मॉरल, सामाजिक और इंटेलेक्चुअल कंसर्न को समाहित करती है। ठीक है, इनकी रचनाओं में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि फेथ वर्सेस साइंस, यानी कि आस्था वर्सेस विज्ञान। ठीक है, लॉस वर्सेस होप, हानि वर्सेस आशा, ड्यूटी वर्सेस डिज़ायर, कर्तव्य वर्सेस इच्छा, एंड और एक तेज़ी से बदलती दुनिया में अर्थ की खोज। तो ये ध्यान रखना है। अब कुछ बेसिक बायोग्राफिकल डिटेल्स इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1809 में सॉमर्सबी, लिंकनशायर, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। तो ये ध्यान रखना है, 6 अगस्त 1809 सॉमर्सबी, लिंकनशायर, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। इन डाइट कब हुई थी, इनकी डेथ कब हुई थी, तो 6 अक्टूबर। ये 6 अगस्त है और फिर 6 अक्टूबर, ये ध्यान रखना है। दोनों सिर्फ ये डेट सही है, सिर्फ मंथ चेंज हो गया है। ठीक है, तो 6 अक्टूबर 1892 में, ये याद रखना है, हैशलमेयर, सरे, इंग्लैंड में इनकी डेथ हो जाती है। उस समय इनकी उम्र कितनी थी, 83 साल की उम्र में। इनकी कितने 83 ईयर्स ओल्ड थे उस समय जब इनकी डेथ हुई। तो ये याद रखना है, 6 अगस्त 1809 में सॉमर्सबी, लिंकनशायर, इंग्लैंड में एक बच्चा जन्म लेता है। उसके बाद क्या होता है, इनकी डेथ कब हुई है, तो 6 अगस्त जन्म, 6 अक्टूबर डेथ। 1892 में हैशलमेयर, सरे, इंग्लैंड में इनकी डेथ हो जाती है और करीबन उस समय इनकी एज कितनी रहती है, 83। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। पेरेंट्स कौन है इनके, तो ये याद रखना है, इनके पेरेंट्स का नाम क्या है। इनके फादर का नाम रहता है जॉर्ज क्लेटन टेनिसन। इनके फादर का नाम है, जो कि एक रेक्टार थे। रेक्टार मतलब क्या होता है, पादरी। ठीक है, जो कि क्या थे, एक पादरी थे। एंड एलिजाबेथ फिच, इनकी मदर का क्या नाम था, एलिजाबेथ फिचे था।
ये ध्यान रखना है। इनकी स्पाउस की अगर बात करें, इनकी पत्नी, तो इनकी पत्नी का नाम था एमिली सेलवुड, एमिली सेलवुड, जिनसे इन्होंने 1850 में शादी की थी। ठीक है, और ये स्टेडी एंड सपोर्टिव पार्टनर थी। जो इनकी पत्नी थी ना, काफ़ी अच्छी पार्टनर थी। ठीक है, और स्थिर भी रही, लाइफ टाइम इनके साथ भी रही और इनकी सपोर्टिव पार्टनर थी। एजुकेशन की अगर बात करें तो इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ाई की, ये ध्यान रखना है। कुछ ऑनर्स की अगर बात करें, इनके प्रमुख सम्मान की बात करें, इनको सम्मान क्या क्या मिला, तो 1829 में कैम्ब्रिज चांसलर्स गोल्ड मेडल एट कैम्ब्रिज, तो कैम्ब्रिज में इनको चांसलर का गोल्ड मेडल मिला 1829 में। 1850 में क्या हुआ, अपॉइंटेड पोएट लॉरियट ऑफ इंग्लैंड सक्सीडिंग वर्ड्सवर्थ हेल्ड द टाइटल फॉर ओवर 40 ईयर्स, तो इंग्लैंड के पोएट लॉरियट इनको नियुक्त किया गया आफ्टर वर्ड्सवर्थ के बाद। उन्होंने ये टाइटल 40 से अधिक वर्षों तक धारण रखी, मतलब 40 साल तक, 40 साल से ज़्यादा तक ये टाइटल मतलब इस पद पे रहे। ठीक है, और ये क्वेश्चन ना हमेशा पीजीटी, ठीक है, पीजीटी के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हो 2013 में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था। तो रॉबर्ट शाउदी थे, देन उसके बाद रॉबर्ट शाउदी के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ बने, विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बने पोएट लॉरियट। इनका टाइम पीरियड क्या था, तो 1813 से, ठीक है, 1843 तक था। फिर 1843 में इनकी डेथ हो जाती है रॉबर्ट शाउदी की। फिर उसके बाद 1843 में वर्ड्सवर्थ को बनाया जाता है और 1850 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। 1815 में इनकी भी डेथ हो जाती है। देन उसके बाद क्या था, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इनको बनाया जाता है 1850 में और इनका काफ़ी समय 40 से अधिक साल तक इस पीरियड में इस पद पर रहें, तो 1892 तक ये रहें, क्योंकि 1892 में इनकी डेथ हो जाती है 6 अक्टूबर 1892 में। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। आगे देखेंगे अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में अगर हम जानेंगे, तो टेनिसन वॉज द फोर्थ ऑफ 12 चिल्ड्रेन इन अ लार्ज बट ट्रबल्ड फैमिली। ठीक है, टेनिसन एक बड़े लेकिन परेशान परिवार में 12 बच्चों में से चौथे नंबर पे थे। मतलब इनके माता पिता के 12 बच्चे थे जिनमें ये चौथे नंबर पे थे। काफ़ी परेशान परिवार था इनका, बड़ा परिवार था और परेशान परिवार भी था। क्यों था, आगे देखेंगे। हिज फादर दो लर्न सफर्ड फ्रॉम, हालांकि इनके पिता क्या थे, विद्वान थे, लेकिन एल्कोहलिज्म एंड मेंटल इंस्टेबिलिटी क्रिएटिंग अ सेंस होम इन्वायरमेंट। विद्वान तो थे लेकिन शराब और मानसिक अस्थिरता से पीड़ित भी थे, शराब वगैरह पीते थे और मेंटल इंस्टेबिलिटी भी थी, जिससे घर का जो माहौल था हमेशा स्ट्रेसफुल रहता था, तनावपूर्ण रहता था। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। हिज मदर वॉज जेंटल, डिवोट एंड इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग हिज सेंसिटिविटी टू ह्यूमन इमोशन। इनकी माँ बड़ी टेंडर टाइप की थी, थोड़ी सी डिवोटी थी, ठीक है, मतलब रिलीजियस में थी और मानवीय जो भावनाओं के प्रति इनकी संवेदनशीलता को आकार देने वाली काफ़ी मतलब इमोशन थी, ह्यूमन इमोशन की सेंसिटिव थी काफ़ी। तो ये ध्यान रखना है। ही स्टडीड फर्स्ट एट, आगे हम देखेंगे कि इन्होंने लाउथ ग्रामर स्कूल एंड वॉज लेटर ट्यूटर्ड एट होम बाय हिज फादर। तो इन्होंने पहली इनकी पढ़ाई कहाँ हुई, तो पहले इन्होंने लाउथ ग्रामर स्कूल में अपनी पढ़ाई की, ये ध्यान रखना है। पहले इन्होंने कहाँ पे पढ़ाई की, तो लाउथ ग्रामर स्कूल में अपनी पढ़ाई की, ये ध्यान रखना है। देन उसके बाद क्या हुआ, बाद में ये घर पर ही अपने पिता द्वारा पढ़ाए गए, यानी कि शिक्षित किए गए, इनके पिता ने इनको पढ़ाया। देन उसके बाद क्या हुआ कि 1827 में ही एंटर ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, इन्होंने प्रवेश लिया कहाँ पे, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया, जहाँ उनकी पोइटिक टैलेंट में काफ़ी निखार आया, उनकी पोइटिक जो टैलेंट था वो निखरी। ठीक है, 1827 में, वेयर हिज पोइटिक गिफ्ट फ्लरिश। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एट कैम्ब्रिज ही बिकेम पार्ट ऑफ द कैम्ब्रिज एपोस्टल्स, अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड पोएट्स विच इंक्लूडेड आर्थर हेनरी हेल्लम। दिस सर्कल शार्पड इन हिज फिलोसफिकल एंड लिटरेरी आइडियाज़। अब यहाँ पे क्या बात हुई कि जब ये कैम्ब्रिज में गए, ठीक है, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में गए, वहाँ पे एक ग्रुप था। कौन सा ग्रुप था, तो ये ध्यान रखना है, वहाँ पे एक ग्रुप था, ग्रुप का नाम था कैम्ब्रिज एपोस्टल्स। ये जो ग्रुप था ना, ये कुछ बुद्धिजीवी थे, यानी कि कुछ इंटेलेक्चुअल्स और पोएट्स का ग्रुप था। और ये ग्रुप ना सीक्रेट सोसाइटी थी, ध्यान रखना है, एक गुप्त समूह का हिस्सा बने।
यानी कि जो ग्रुप था थोड़ा सा सीक्रेट था, सीक्रेट ग्रुप था, और इसी ग्रुप के ये भी पार्टनर बन गए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस ग्रुप में आर्थर हेनरी हेलम भी थे और यहीं से इनकी दोस्ती बढ़ गई, और इसी ग्रुप में ये भी पार्टनर बन गए थे, आपके टेनिसन भी, तो यहीं से इनकी दोस्ती बढ़ गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और यही ग्रुप, ये ग्रुप ने उनके दार्शनिक, उनके फिलोसफिकल, उनके लिटरेरी आइडियाज़ को और तेज किया। आगे आते हैं पोइटिक बिगनिंग्स। इनकी जो पोइटिक है उसकी शुरुआत कैसे होती है, कब होती है। तो टेनिसन शोड पोइटिक टैलेंट फ्रॉम एन अर्ली एज एंड बाय हिज टीनेज ईयर्स ही वाज ऑलरेडी राइटिंग वर्स। टेनिसन ने बहुत ही छोटी उम्र में पोइटिक, मतलब टेनिसन ने छोटी उम्र से ही पोइटिक टैलेंट का प्रदर्शन किया, मतलब छोटी उम्र से ही काफ़ी उनके अंदर ये टैलेंट था, पोइटिक टैलेंट, और उसका उन्होंने क्या किया, शो दिखाया। ठीक है, शो किया। तो फर्स्ट पब्लिकेशन की अगर बात करें हम, यानी कि इनकी पहली कौन सी रचनाएं आई हैं, पहले कौन से वर्क आए हैं इनके, तो पहले वो देख लेते हैं। 1827 में क्या हुआ कि 1827 में पोएम्स बाय टू ब्रदर्स, ये इनकी पहली रचना थी। पहली रचनाएं सारी हैं, ये नीचे जितना भी बताऊंगी सारी पहली रचनाएं हैं, यानी कि पहले वर्क्स हैं, फर्स्ट वर्क्स हैं। तो 1827 में पोएम्स बाय टू ब्रदर्स, ठीक है, रिटन विद हिज एल्डर ब्रदर चार्ल्स एंड फ्रेडरिक। ये इनके भाइयों का नाम है, चार्ल्स एंड फ्रेडरिक, तो ये ध्यान रखना है। और ये पोएम्स बाय टू ब्रदर्स, यानी कि ये इन्होंने अपने दो बड़े भाई चार्ल्स और फ्रेडरिक के साथ मिलकर लिखा था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जिसका टाइटल क्या था, पोएम्स बाय टू ब्रदर्स। फिर क्या हुआ कि 1829 में टिम्बक्टू इन्होंने लिखा। ठीक है, वन द चांसलर गोल्ड मेडल फॉर टिम्बक्टू अ प्राइज पोयम, ये ध्यान रखना है, अ प्राइज पोयम। इन्होंने मतलब टिम्बक्टू इन्होंने लिखा, एक पोयम थी टिम्बक्टू 1829 में, जिसके लिए इनको क्या मिला, चांसलर गोल्ड मेडल का, मतलब इन्होंने जीता, चांसलर गोल्ड मेडल जीता, जिसके लिए, किसके लिए, टिम्बक्टू के लिए। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इनको चांसलर गोल्ड मेडल क्यों मिला था, किसके लिए मिला था, कौन सी वो प्राइज पोयम थी, किसके लिए मिला था, तो वो आपका टिम्बक्टू याद रखना है। इसको प्राइज पोयम भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इस यही पोयम ने इनको प्राइज़ दिलाया था, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे 1830 में क्या होता है, पब्लिश्ड पोयम चीफली लिरिकल, ये अपने ध्यान रखना है। 1830 में क्या होता है, मतलब इन्होंने दूसरा क्या बोल सकते हैं इसको, इंक्लूड अर्ली वर्जन ऑफ इंड्योरिंग पोएम्स लाइक मेरियाना, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफ डिस्पेयर एंड क्लैरिबेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, तो ये ध्यान रखना है कि 1830 में इन्होंने पोएम्स चीफली लिरिकल पब्लिश कराया। ठीक है, पब्लिश किया। इसमें क्या क्या शामिल थी, तो इसमें मेरियाना और क्लैरिबेल जैसी कुछ अस्थाई पोइट्री थी। इनकी शुरुआत एडिशन, यानी कि इनका जो अर्ली एडिशन था वो शामिल था, मेरियाना और क्लैरिबेल। ठीक है, जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफ डिस्पेयर, निराशा से भरी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग थी। फिर 1833 में क्या हुआ, ब्रॉट आउट अ सेकेंड वॉल्यूम, इन्होंने दूसरा वॉल्यूम निकाला, कंटेनिंग द लेडी ऑफ शैलोट, अ लिरिकल बैलेट्स ब्लेंडिंग मिडिवलिज्म, रोमांस एंड सिम्बॉलिक आइसोलेशन। तो ये ध्यान रखना है, दूसरा जब इन्होंने सेकेंड वॉल्यूम इन्होंने निकाला, जिसमें द लेडी ऑफ शैलोट शामिल थी, जो मिडिवलिज्म यानी कि मिडिल एज की, रोमांस और सिम्बॉलिक अलगाव का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो कि एक क्या थी, ये याद रखना है, ये क्या थी, एक लिरिकल बैलेट्स था। जो द लेडी ऑफ शैलोट ये क्या था, एक लिरिकल बैलेट्स था, इसको ध्यान रखना है आपने। ठीक है, इसमें मिडिवलिज्म दिखाया गया है, रोमांस दिखाया गया है, सिम्बॉलिक आइसोलेशन, प्रतीकात्मक अलगाव का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है इस बैलेड में। तो दीज वर्क्स इस्टेब्लिश हिम एज अ यंग पोएट ऑफ प्रॉमिस, ये जो वर्क थे ना, उन्हें एक होनहार यंग पोएट के रूप में साबित कर दिया कि हाँ, एक यंग पोएट है, काफ़ी होनहार है, काफ़ी टैलेंटेड है, इस सारे वर्क से। अब इनके लाइफ में इन्होंने तो लिखा बहुत अच्छा, यंग पोएट के लिए ये फेमस भी हो गए कि हाँ यंग पोएट है, बहुत होनहार पोएट है, लेकिन इनके लाइफ में अब कुछ लॉस होता है। क्या होता है, आइए देखते हैं। तो द ट्रेजिक लॉस ऑफ आर्थर हेनरी हेलम, बात यहीं से बिगड़ती है इनके लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे टर्निंग पॉइंट ऑफ टेनिसन्स लाइफ केम इन 1833, ये अपने याद रखना है। टेनिसन के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट कब आया, 1833 में आया। व्हेन हिज क्लोज्ड, ठीक
ठीक है। तो इनकी ज़िंदगी में बात वहाँ बिगड़ती है, इनकी ज़िंदगी में वो टर्निंग पॉइंट कब आता है, 1833 में एक टर्निंग पॉइंट आता है व्हेन हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड आर्थर हेनरी हेल्लम, इनके सबसे नियर डियर ये दोस्त थे, नियर डियर दोस्त थे, काफ़ी क्लोज थे ये फ्रेंड इनके, आर्थर हेनरी हेल्लम, जो कि इनके फिलो पोएट भी थे, कैम्ब्रिज एपोस्टल्स के ग्रुप में भी थे ये, और फियोंसे थे इनकी टेनिसन की बहन, ठीक है, टेनिसन की बहन इमली के। तो ये ध्यान रखना, डाइड सडनली आ सेरेब्रल हेमरेज एट द एज ऑफ 22। आपने ये याद रखना है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट टेनिसन के लाइफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी टर्निंग पॉइंट है। बात यहाँ पे बिगड़ी कब कि 1833 में इनके सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड थे, फिलो पोएट भी थे, कैम्ब्रिज में यानी कि ट्रिनिटी का स्कूल कैम्ब्रिज में इनके साथ भी थे, और कैम्ब्रिज एपोस्टल्स का जो ग्रुप था, सिक्रेटिव ग्रुप था, उनके भी साथी थे ये, और टेनिसन की बहन इमली के ये फियोंसे भी थे, ठीक है, मंगेतर भी थे, करीबी दोस्त भी थे, मतलब उनके मतलब बहनोई भी थे, एक टाइप के ब्रदर इन लॉ भी थे, और पोएट भी थे, कैम्ब्रिज एपोस्टल भी थे, काफ़ी इनकी गहरी पहचान थी, मतलब पहचान नहीं बोल सकते, गहरी दोस्ती थी। अब इन्हीं की अचानक से क्या होता है कि 22 साल की उम्र में सेरेब्रल हैमरेज से अचानक डेथ हो जाती है, इनको एक हैमरेज हो जाता है, सेरेब्रल हैमरेज अचानक से, और इनकी डेथ हो जाती है, किसकी, इनकी हेल्लम की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हेल्लम डेथ लेफ्ट टेनिसन डिवेस्टेटेड, कास्टिंग हिम इनटू अ पीरियड ऑफ डीप ग्रीफ, फाइनेंशियल स्ट्रगल एंड नियर साइलेंस एज अ पोएट फॉर नियरली 10 ईयर्स। अब यहाँ पे बात क्या होती है कि हेल्लम की डेथ के बाद, हेल्लम की डेथ ने टेनिसन को तबाह कर दिया था, डिवेस्टेटेड कर दिया था, तबाह कर दिया था, जिससे वो लगभग 10 साल तक गहरे दुख, मतलब लगभग कितने साल तक, गहरे डीप ग्रीफ में चले गए। फाइनेंशियल स्ट्रगल हुआ उनके लाइफ में, वित्तीय संघर्ष हुआ, और नियर साइलेंस एज अ पोएट फॉर नियरली 10 ईयर्स। मैंने बताया अभी कि मतलब 10 साल तक, 10 साल कुछ होता है, हेल्लम को खोने का जो उनके अंदर जो दुख था लगभग 10 साल तक था, गहरे दुख में थे, फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट इनके लाइफ में आया, और पोइटिक में लगभग मौन की स्थिति में चले गए थे ये, ठीक है, काव्य में भी ये लगभग मौन की स्थिति में चले गए थे, एकदम चुप हो गए थे, लगभग साइलेंस हो चुके थे 10 साल तक। तो काफ़ी गहरा आघात पहुंचा था ये, काफ़ी गहरा दुख। उसके बाद क्या हुआ कि दिस लॉस हाउ एवर बिकेम द सेंट्रल इंस्पिरेशन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट वर्क्स। हालांकि ये जो लॉस के बाद, इस लॉस के बाद उनके सबसे ग्रेटेस्ट वर्क का केंद्रीय प्रेरणा भी बनी। कहीं ना कहीं ये दुख तो हुआ, लेकिन उनको एक प्रेरणा भी दे गया एक महान वर्क लिखने का, जैसे कि ब्रेक 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 1835 में आया। इसी पोएम को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्ट है, इलिगियाक लिरिक है, लॉस पर है। ये एक लिरिक है, शोक गीत है एक, ठीक है, लिरिक बोल सकते हैं, छोटी सी है, 16 लाइन की है, एंड किस पे है, लॉस पर है, हानि पर है, जो उन्होंने हेल्लम को खो दिया। तो हेनरी हेल्लम के दुख पर ही है ये भी। उसके बाद देन क्या हुआ कि इन्होंने फिर एक पोयम, एक एलेजी लिखी, इन मेमोरियम आर्थर हेनरी हेल्लम। ये आपने याद रखना है, ठीक है, जो इनका मैग्नम ओपस वर्क है, एंड लॉन्ग एलेजी रिटन ओवर 17 ईयर्स एक्सप्लोरिंग ग्रीफ, डाउट, फेथ एंड रिकन्सिलेशन। तो ये सारी पॉइंट्स आपने याद रखनी है। तो इन मेमोरियम आर्थर हेनरी हेल्लम, ये ब्रेक ब्रेक भी उन्होंने अपने ही दोस्त हेल्लम के लिए लिखा, उन्हीं के शोक में लिखा। इन मेमोरियम आर्थर हेनरी हेल्लम, ये पूरा टाइटल ही है, तो आपको समझ में आ गई, ये भी उन्होंने अपने दोस्त के लिए ही लिखा 1850 में। इनका मैग्नम ओपस वर्क है, ये सबसे एक्सीलेंट वर्क है, जिनको लिखने में इनको लगभग 17 ईयर्स लग गए, ये ध्यान रखना। तो मेमोरियम इन्होंने 17 साल लग गए मेमोरियम को लिखने में, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये एक लॉन्ग एलेजी है, काफ़ी लंबी शोक गीत है ये ध्यान रखना है, जो क्या दिखाती है, ग्रीफ को दिखाती है, दुख को दिखाती है, डाउट को दिखाता है, फेथ को दिखाता है, रिकन्सिलेशन को दिखाता है, ठीक है, ये पोयम। आगे देखेंगे, थीम्स ऑफ डेथ, इमॉर्टैलिटी एंड द एंड्योरेंस ऑफ लव रिकर थ्रू आउट हिज करियर। तो हेल्लम की डेथ ने टेनिसन को काफ़ी दुख पहुंचाया, काफ़ी डाउट्स हो गए थे उनके लाइफ में, और वो एक कंसोलेशन के कवि में बदल दिए थे, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है।
हेलम की डेथ ट्रांसफॉर्म टेनिसन इनटू द पोएट ऑफ, ये आपने ध्यान रखना है। मैंने बताया थीम्स ऑफ डेथ, यानी कि डेथ की थीम्स है, इमॉर्टैलिटी है एंड एंड्योरेंस ऑफ लव रिकर्ड थ्रू आउट हिज करियर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हेलम की डेथ ने लगभग टेनिसन को बदल दिया था। किसमें? ये ऐसे पोएट बन गए थे कि दुख वाले पोएट, इनके अंदर दुखी है, डाउट में हो गए थे, कंसोलेशन वाले पोएट बन गए थे। ठीक है, अ वॉइस फॉर विक्टोरियन स्ट्रगल विद फेथ एमिड साइंटिफिक प्रोग्रेस। तो ये ध्यान रखना है। डार्विनिज्म, जियोलॉजी एट्सेट्रा। मतलब हेलम की डेथ ने टेनिसन को काफ़ी दुख पहुंचाया। ठीक है, और वो एक दुख, संदेह, डाउट्स, ग्रीफ और कंसोलेशन के पोएट में बदल दिया। जो वैज्ञानिक प्रगति अगर देखें, डार्विनवाद, भूविज्ञान आदि के बीच में विश्वास के साथ विक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट का एक आवाज़ बने। अब आगे क्या होता है कि राइज लॉरियाटशिप एंड लेगेसी, द राइज ऑफ प्रोमिनेंस। इनको क्या मिला? लॉरियाटशिप की बात कर लेते हैं, पोएट लॉरियाटशिप, जो मैंने ऊपर बता ही दिया है। ठीक है, आफ्टर आर्थर हेलम्स डेथ 1833, टेनिसन endured almost a decade of silence, financial struggles and self-doubt. At this silence matured his poetic voice. When he returned it was the renewed strength and artistic mastery. तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आर्थर हेलम की डेथ के बाद टेनिसन लगभग एक दशक तक मौन रहे, एकदम चुप रहे, और इनके लाइफ में काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल भी हुआ, फाइनेंशियल चीज़ें भी आई, मतलब फाइनेंशियल स्ट्रगल, वित्तीय प्रॉब्लम भी हुआ, और खुद पे ये डाउट खुद पर डाउट का सामना भी किया। फिर भी इस चुप्पी ने उनका जो पोइटिक टैलेंट को और मैच्योर बना दिया था। इसी चुप्पी ने उनके पोइटिक टैलेंट को मैच्योर बनाता चला गया, वो मैच्योर होते चले गए। ठीक है, तो की पब्लिकेशन देखेंगे अब हम। अब चूंकि ये पोएम छोटी है, ब्रेक 16 लाइन की ही है, तो मैंने सोचा कि इसमें मैं टेनिसन के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं सब मैं इसी में करा दूंगी, तो जिससे वीडियो भी ज़्यादा लेंदी नहीं होगी। हम छोटी सी पोएम पढ़ेंगे, देन इसके बाद मैं यूलिसेस पढ़ा दूंगी। तो यूलिसेस थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको हम नेक्स्ट में पढ़ लेंगे। इसमें मैंने छोटी सी पोएम थी, इस वजह से मैंने इसमें सारे की फैक्ट्स जो थे टेनिसन से रिलेटेड वो मैंने लाए। अब की पब्लिकेशन की अगर बात करें हम, ठीक है, अगर हम की पब्लिकेशन की बात करते हैं तो 1842 में पोएम्स 2 वॉल्यूम आया। इनका जो पोएम्स आया वो 2 वॉल्यूम्स में आया, 2 खंड में आया। वॉल्यूम 1 में क्या हुआ? रिवाइज्ड एंड परफेक्टेड वर्जन्स ऑफ अर्लियर पोएम। तो वॉल्यूम 1842 में इनका पोएम्स आया, 2 वॉल्यूम्स में आया। और वॉल्यूम फर्स्ट में क्या हुआ कि पहले की जो इनकी पोइट्री थी उनको उन्होंने परफेक्टेड किया, रिवाइज किया और परफेक्ट किया, यानी कि संशोधित किया और उसका एक बेहतर एडिशन लेके आए। अब वॉल्यूम सेकंड में क्या हुआ? एंटायरली न्यू वर्क्स दैट सिक्योर्ड हिज फेम। और मतलब वॉल्यूम सेकंड में इन्होंने पूरी तरह से नई रचनाएं लिखी जो उनको एक सिक्योर्ड जो उनको मतलब फेम बना दिया, ये ध्यान रखना है। तो वॉल्यूम 1 में इन्होंने अपनी कुछ पहले की जो कविताएं थी उसको क्या किया? रिवाइज किया, संशोधित किया और बेहतर एडिशन लेके आए। वॉल्यूम सेकंड में इन्होंने नए वर्क्स लिखे। एंड देन यहाँ पे देखेंगे कुछ नोटेबल पोएम्स हैं, ये देख लेते हैं। नोटेबल पोएम्स हैं जैसे कि यूलिसेस क्या है? एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ठीक है, एम्बॉडिंग द रेस्टलेस ह्यूमन स्पिरिट एंड हीरोइक परसिवरेंस के बारे में है। बेचैन मानव आत्मा वीरतापूर्ण दृढ़ता का प्रतीक है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। देन उसके बाद आ जाएगा लॉक्सले हॉल। तो इनका भी ये भी एक पोएम ही है, लॉक्सले हॉल। ये अ मेडिटेशन ऑफ अनफुलफिल्ड लव, प्रोग्रेस एंड डिसइल्यूजनमेंट, ब्लेंडिंग लिरिकल पैशन विद विक्टोरियन कंसर्न्स। तो ये याद रखना है। लॉक्सले हॉल ये क्या है? एक मेडिटेशन अनफुलफिल्ड लव है, यानी कि अधूरा प्रेम पर है, ठीक है, अधूरा प्रेम पर है, ये ध्यान रखना है। अधूरे प्रेम के बारे में दिखाता है, प्रोग्रेस के बारे में दिखाता है, डिसइल्यूजनमेंट को दिखाता है, यानी कि मोह माया से दूर एक ध्यान। फिर ब्लेंडिंग लिरिकल पैशन विद विक्टोरियन कंसर्न, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा नेक्स्ट जो आएगा, उसके बाद देखेंगे इनका ये वर्क है टिथोनस। ये एक पॉइंटेंट डिटेलिंग ऑफ ग्रीक मिथ है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर 1847 में क्या हुआ? 1847 में द प्रिंसेस आ मिडले, ठीक है, आ मिडले एक नैरेटिव पोएम है जो क्या कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट ऑफ वीमेंस एजुकेशन, यानी कि महिलाओं की शिक्षा का जो कंट्रोवर्शियल विषय की खोज करने वाली ये एक नैरेटिव पोएम है, इसमें दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि दो सैटारिकल इन टोन इट्स लिरिकल इंटरल्यूड्स टीयर्स आइडल टीयर्स एंड द स्प्लेंडर फॉल्स।
इनके कुछ मतलब हालांकि सैटारिकल है टोन में, लेकिन ये लिरिकल है इंटरल्यूड्स, यानी कि इनके कुछ अंश है, जैसे कि टीयर्स, आइडल टीयर्स, द स्प्लेंडर फॉल्स, यानी कि टेनिसन के सबसे फेवरेट बोल सकते हो, सबसे फेवरेट गीतों में से है। ठीक है, बिकम सम ऑफ टेनिसन मोस्ट बिलवेड लिरिक्स ये। फिर उसके बाद आएंगे, उसके बाद अगर देखेंगे तो टेनिसन एबिलिटी टू एड्रेस द कंटेम्प्रेरी इशू विद द पोएटिक फ्रेमवर्क, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, इनका मोस्ट बिलवेड ये लिरिक्स है। फिर है बाय द लेट 1840s की अगर बात करें तो टेनिसन हैड बिकेम अ मेजर वॉइस ऑफ एज एडमायर्ड फॉर हिज रिच इमेजरी, ड्रामेटिक पावर, इंटेलेक्चुअल डेप्थ। तो 1840 के दशक की बात ये हो रही है, 1840 के दशक की बात हो रही है। ठीक है, टेनिसन क्या बन जाते हैं, एक मेजर वॉइस ऑफ द एज, इस एज के एक मेजर वॉइस बन जाते हैं। ठीक है, जो अपने रिच इमेजरी के लिए एडमायर किए जाते हैं, ड्रामेटिक पावर के लिए, इंटेलेक्चुअल डेप्थ के लिए। आगे आएंगे द लॉरियटशिप एंड मेजर वर्क्स की अगर बात करें, ठीक है, एक मिनट, चलिए, लॉरियटशिप एंड मेजर वर्क्स। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कि इनका लॉरियटशिप मिला था, उसके बाद इनके मेजर वर्क कौन से थे। तो द ईयर 1850 मार्क द टर्निंग पॉइंट इन टेनिसन लाइफ एंड करियर। तो 1850 का जो ईयर था, ये टेनिसन की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट और आ गया 1850 में क्या बन गया, 1850 में क्या हुआ, टेनिसन के जीवन और करियर में एक टर्निंग पॉइंट आया। क्या आया, तो आगे देखते हैं, ट्रिपल ट्रम्फ ऑफ 1850। ठीक है, यानी कि इनको क्या मिला, 1850 में इनको तिहरी सफलता मिली, ट्रिपल सफलता मिली। क्या थी, पब्लिकेशन ऑफ इन मेमोरियम AHH आर्थर हेनरी हेल्लम, जब इन मेमोरियम को मतलब इन मेमोरियम के पब्लिकेशन पर पब्लिश्ड एनोनिमसली एट फर्स्ट। तो 1850 में ये इन मेमोरियम पब्लिश हुई है, ये ध्यान रखना है। 1850 में इन मेमोरियम पब्लिश हुई है और 1850 में इनको पोएट ऑफ लॉरियट भी बनाया गया है। और 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है और उसके बाद ही इनको पोएट लॉरियट भी बनाया जाता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। जब इसको पब्लिश कराया गया था तो एनोनिमसली ये पब्लिश हुआ था, कौन सा, आपका इन मेमोरियम, ये याद रखना है, एनोनिमसली ये पब्लिश हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, अ मोनूमेंटल एलेजी रिटन ओवर 17 ईयर्स। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये एक मोनूमेंटल एलेजी है, जिसको समझ लो कि हैमलेट के मतलब हेलम की डेथ के बाद दुख, संदेह और विश्वास की खोज पर 17 वर्ष लिखा गया एक मोनूमेंटल शोक गीत है, एक एलेजी है, जिसमें इन्होंने 17 साल लगा दिए लिखते समय। रिफ्लेक्टिंग ग्रीफ, डाउट एंड सर्च ऑफ फेथ आफ्टर हेलम्स डेथ। तो ये याद रखना है, हेलम की डेथ के बाद जो दुख उनको हुआ, जो डाउट्स हुए, जो विश्वास की खोज, कम से कम 17 साल लग गया ये मोनूमेंटल एलेजी लिखने के लिए। तो ध्यान रखना है, कैप्चर द विक्टोरियन क्राइसिस ऑफ बिलीव, फेथ वर्सेस साइंस, ग्रीफ वर्सेस होप। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या हुआ, अगर हम आगे चले, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, अपॉइंटेड पोएट लॉरियट ऑफ इंग्लैंड, इनको पोएट लॉरियट बनाया गया इंग्लैंड के, इनको अपॉइंट किया गया पोएट लॉरियट ऑफ इंग्लैंड। फॉलोइंग वर्ड्सवर्थ डेथ सैमुअल रॉजर्स वॉज ऑफर्ड बट डिक्लाइन द लॉरियटशिप। तो ये याद रखना है कि वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद टेनिसन, यानी कि पहले सैमुअल रॉजर को ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस लॉरियटशिप से डिक्लाइन कर दिया गया, मतलब उन्होंने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए ये पद। किसने, सैमुअल रॉजर से। और वर्ड्सवर्थ के बाद इनको अपॉइंट का मतलब इनको ऑफर मिला था पोएट लॉरियट बनने का, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। देन उसके बाद टेनिसन को ये ऑफर मिला और टेनिसन ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, बिकमिंग द ऑफिशियल पोएटिक वॉइस ऑफ द नेशन, अ पोजीशन ही हेल्ड फॉर ओवर 40 ईयर्स 1850 से 1890। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद टेनिसन ने ये पद स्वीकार किया और 40 से अधिक तक इसे धारण रखा। मतलब भाई जब तक जीवित थे तब तक धारण रखा, तब तक इनका टाइम था, यानी कि 1850 से लेकर 1892 में 40 साल से ज़्यादा ही इन्होंने इस पद पे रहा। तो ये ध्यान रखना है। फिर क्या हुआ इनके लाइफ में, और इसी साल 1850 में काफ़ी पॉइंट्स याद रखना है। 1850 में 13 जून 1850 में इन्होंने शादी भी कर ली इमली शेलवुड से। ठीक
ठीक है। एमिली शेलवुड से इन्होंने शादी भी कर ली 13 जून 1850 में। तो 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है। 1850 में टेनिसन को पोएट लॉरियार्ड बनाया जाता है। 1850 में इन मेमोरियम पब्लिश होता है, वो भी एनोनिमसली पब्लिश होता है शुरुआत में। यहाँ पे मैंने वही पढ़ाया ना कि पब्लिश एनोनिमसली एट फर्स्ट, शुरुआत में ही एनोनिमसली पब्लिश होता है। तो काफ़ी, और 1850 में ये शादी भी कर लेते हैं 13 जून 1850 में। कौन? आपके टेनिसन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और अगर बात करें अ लाइफ लॉन्ग लव फाइनली फुलफिल्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एमिली कैसी थी? प्रोवाइडेड टेंशन विद द इमोशनल स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट ही नीडेड। तो एमिली की अगर बात करें, एमिली की टेनिसन को बहुत सपोर्ट करती थी, बहुत समर्थन करती थी। जिन्हें वाकई में टेनिसन को जिसकी ज़रूरत थी सपोर्ट की, प्यार की, वो एमिली ने इन्हें दिया। मेजर लॉरियाट वर्क्स की बात अगर करें, इनके कुछ लॉरियाट वर्क्स हैं तो देख लेते हैं। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, ठीक है, ये 1855 में आया था। इसमें इन्होंने क्या दिखाया है? एक पैट्रियोटिक एट हॉन्टिंग ट्रिब्यूट टू ब्रिटिश, यानी कि क्लर्जीमैन नहीं, कैवेलियर, ठीक है, कैवेलरी मैन एंड द क्रीमियन वॉर। तो क्रीमियन वॉर में जो ब्रिटिश घुड़सवार को एक देशभक्तिपूर्ण ट्रिब्यूट था, ठीक है, ब्रिटिश जो कैवेलरी मैन थे उनको एक ट्रिब्यूट था ये वर्क, ठीक है, 1855 में आया था। उसके बाद क्या हुआ? फेमस फॉर, ये पहले उन्होंने लिख लिया था लेकिन आफ्टर 1850 के बाद इनके 1855 में आया था, ठीक है। फेमस फॉर इट्स रिफ्रेन, डियर्स नॉट टू रीजन वाई आई डियर्स बट टू डू एंड डाई। तो ये याद रखना है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये कुछ फेमस है, फेमस फॉर इट्स रिफरेंस, ये कुछ रिफरेंस फेमस है। देयर्स नॉट टू रीजन वाई देयर्स बट टू द, मतलब बार बार जो रिपीटिशन हो रही है उसे ही कहा जाता है। ये इसके लिए फेमस है, इट्स रिफरेंस के लिए, मतलब इस रिफरेंस के लिए, इस रिपीटिशन के लिए ये फेमस है, ये ध्यान रखना है। ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, तो ये भी 1852 में आया था। ये ऑनरिंग ब्रिटेन ग्रेट मिलिट्री हीरो, तो ब्रिटेन के महान जो सैन्य नायक का सम्मान में इन्होंने लिखा था। अदर नेशनल पोएम्स की अगर बात करें, ठीक है, अगर से नेशनल पोएम की बात करें तो सेलिब्रेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया एंड प्रिंस अल्बर्ट। टेनिसन की प्रतिष्ठा बढ़ती रही और क्वीन विक्टोरिया इनकी प्रशंसक थी, बहुत बड़ी प्रशंसक थी, मतलब बहुत तारीफ करती थी। वर्क्स दैट रीइंफोर्स ड्यूटी, पैट्रियोटिज्म, नेशनल प्राइड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? एज ए लॉरियाट टेनिसन बिकेम द पोएटिक कंसेंस ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड, इट्स ग्रीफ ट्रम्फ एंड मोरल वाइज, ठीक है। फिर लेटर लाइफ की बात अगर करेंगे, अगर हम लेटर लाइफ की बात करें, क्वीन विक्टोरिया एंड प्रिंस अल्बर्ट, ये दोनों नाम याद रखना है। मतलब इनकी काफ़ी बड़े प्रशंसक थे, बहुत तारीफ करते थे, जो टेनिसन की जो रेपुटेशन बढ़ गई थी उस बार, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे कोई चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेटर लाइफ एंड ऑनर्स एंड डेथ की बात कर रहे हैं, बाद के जीवन, सम्मान, कुछ ऑनर्स, कुछ डेथ, मतलब कुछ ऑनर्स और डेथ के बारे में बात करें अगर, तो टेनिसन रेपुटेशन कंटिन्यू टू ग्रो, जो मैंने अभी बताया, टेनिसन की जो प्रतिष्ठा वो बढ़ती रही। और ही वॉज एडमायर्ड बाई क्वीन विक्टोरिया हु ऑफन फाउंड कम्फर्ट इन हिज वर्क्स, ठीक है। तो क्वीन विक्टोरिया उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक थी, उनकी बहुत तारीफ़ करती थी और अक्सर उनके वर्क्स में देखती थी अपने आप को कंफर्ट फील करती थी उनके वर्क्स में। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, अदर नेशनल पोएम्स है जैसे कि सेलिब्रेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया एंड प्रिंस अल्बर्ट थे। वर्क्स दैट इन्फ्लुएंस फॉर ड्यूटी पैट्रियोटिज्म, ये ऐसे वर्क्स थे जो ड्यूटी, पैट्रियोटिज्म, नेशनल प्राइड के लिए जाने जाते थे, ठीक है। तो ये भी वर्क था इनका, ये कुछ नेशनल पोएम्स थे, ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आए हम तो ट्वाइस ही डिक्लाइन बैरोनेट्री, ये ध्यान रखना है, बैरोनेट, ठीक है। बैरोनेट मतलब 2 बार इनको बैरोनेट की टाइटल दी गई, ऑफर किया गया, बट इन्होंने क्या किया, 2 बार इनको बैरोनेट की टाइटल दी गई लेकिन इन्होंने रिजेक्ट किया, मतलब 2 बार रिजेक्ट किया। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, 1883 में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन फाइनली इन्होंने एक्सेप्ट क्या किया था, पीरेज का। पीरेज मतलब क्या होता है, सामंती पद होता है एक,
ठीक है, सामंती पद होता है, इसे सामंती पद बोलेंगे। 1 मिनट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। एक सामंती पोजीशन होता है, उसे बोलते हैं पीरेज। मतलब इनको 2 बार बैरोनेट की टाइटल दिया गया, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फाइनली इन्होंने जो पीरेज की जो टाइटल थी, सामंती जो पद था, उसको स्वीकार कर लिया 1883 में। फिर क्या हुआ है, 1884 ही बिकेम बैरन टेनिसन ऑफ एल्डवर्थ। तो 1884 में ये बैरन टेनिसन बन गए। क्या बन गए? बैरन टेनिसन ऑफ एल्डवर्थ बन गए। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रेश वाटर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बैरन टेनिसन बन गए, टेकिंग हिज सीट इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ तक है, ये आपने ध्यान रखना है कि और 1884 में ये बैरन टेनिसन ऑफ एल्डवर्थ एंड फ्रेश वाटर बन गए, यानी कि एल्डवर्थ और फ्रेश वाटर के बैरन टेनिसन बन गए। और इन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपनी सीटें भी काफ़ी ग्रहण की। डेथ एंड ब्यूरल की बात करें, अब इनके डेथ का समय आ गया है। तो मैंने ऊपर बताया है कि 6 अक्टूबर 1892 में एल्डवर्थ सरे में इनकी डेथ हो जाती है। कहाँ पे? एल्डवर्थ सरे में 6 अक्टूबर 1892 में। इनको दफनाया कहाँ जाता है? तो पोएट्स कॉर्नर, वेस्टमिनिस्टर एबे, बिसाइड रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो कहाँ पे दफनाया जाता है? पोएट्स कॉर्नर, वेस्टमिनिस्टर एबे, रॉबर्ट ब्राउनिंग के बगल में इनको दफनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? अ वॉल्यूम ऑफ शेक्सपियर वॉज फाउंड बाई हिज डेथ बेड ओपन एट द डर्ज इन सिमरन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो, बन जाता है इंपॉर्टेंट कि जब इनकी डेथ हुई ना, तो डेथ के बाद मतलब इनकी डेथ के बाद क्या हुआ? डेथ के समय उनके बिस्तर पर, जब डेथ इनकी हुई थी तो डेथ के समय इनके बिस्तर के पास शेक्सपियर का एक ग्रंथ, एक वर्क खुला पाया, जिसमें सिम्बलिन था। सिम्बलिन का ये शोक गीत था। फियर नो मोर द हीट ओ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर रेजेस, दाउ दाई वर्डली टास्क हैज़ डन होम आर्ट गॉन एंड टेकन दाई वेजेस, ठीक है। तो ये जब ये इनकी डेथ हो गई थी टेनिसन की, तो बिस्तर के पास शेक्सपियर का ये एक वर्क मिला और जिसमें सिम्बलिन का ये शोक गीत था। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये सिम्बलिन से है, जिसे गाइडेरियस और जो मतलब इमोजन के जो दोनों भाई रहते हैं ना, गाइडेरियस और अरविरागेस, ये दोनों गाते हैं, ये वाला ये सॉन्ग ये वही दोनों गाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं भी। एपिटैफ इनकी बात करें तो क्रॉसिंग द बार है, जो कि एक एपिटैफ के रूप में है। टेनिसन हिमसेल्फ रिक्वेस्टेड दैट हिज शॉर्ट बट डीपली स्पिरिचुअल पोएम क्रॉसिंग द बार 1889 में आया, बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द ऑल एडिशन ऑफ हिज वर्क्स, ठीक है। तो टेनिसन ने खुद रिक्वेस्ट किया था कि उनकी छोटी लेकिन बहुत ही गहरी आध्यात्मिक पोयम है ये क्रॉसिंग द बार, जो 1879 में आई थी, ये उनके वर्क्स के सभी एडिशन के अंत में रखा जाए। ये उनके लिए एक एपिटैफ है, ठीक है। इन्होंने खुद रिक्वेस्ट किया था कि मेरे वर्क्स के सबसे लास्ट में इसको रखा जाए, क्रॉसिंग द बार को, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, एक एपिटैफ के रूप में है। तो फॉर दो फ्रॉम, यहाँ पे लिख सकते हो, फ्रॉम आउट आवर बर्न ऑफ टाइम एंड प्लेस द फ्लड में बियर मी फॉर आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस व्हेन आई हैव क्रॉस द बार। ये चीज़ें थी। हालांकि समय और स्थान की सीमा से परे बाढ़ मुझे दूर तक ले जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि जब मैं उस पार चला जाऊंगा तो मैं अपने नाविक यानी ईश्वर के मेरा आमना सामना ईश्वर से होगा। मैं अपने नाविक से मिलूंगा, मीन्स ईश्वर से मेरा आमना सामना होगा, इस तरह की बात है। इस पे ये लिखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं पोयम पे। हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसलिए मैंने सारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करा दिया है। अब हम अगर ब्रेक पढ़ना है तो ब्रेक पे आते हैं। कुछ बैकग्राउंड की बात करें ब्रेक इसका जॉनरा क्या है, तो ये शॉर्ट लिरिक है, एलिगियाक लिरिक है, यानी कि मॉर्निंग पोयम है, शोक गीत है, ठीक है। शोक गीत ऐसी पोयम होती है जो किसी के डेथ पर दुख या शोक व्यक्त करने के लिए लिखी जाती है, ठीक है। कंपोजिशन एंड पब्लिकेशन की बात करेंगे इस पोयम की, ब्रेक की, तो कंपोज कब हुआ था? 1834 या 35 के अराउंड, ठीक है। 1834 से 35 के अराउंड ये लिखी गई थी। आफ्टर आर्थर हेनरी हेलम्स डेथ 1833, पब्लिश 1842 इन पोएम्स, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब टेनिसन अपने सबसे प्रिय दोस्त आर्थर हेनरी हेलम की डेथ 1833 में हुई और उनके डेथ के शोक में डूबे हुए थे, तब उन्होंने लिखा उसी समय इसको, ठीक है। और इससे 1842 में इनका एक पोएटिक कलेक्शन था पोएम्स, इसमें पब्लिश किया गया। ये ध्यान रखना, ये पोएम पब्लिश कब हुई थी? 1842। इन पोएम्स में इनका पोएटिक कलेक्शन था और 1834-35 के अराउंड ये लिखी गई थी।
और 33 में आर्थर हेनरी हेलम की डेथ होती है और उसी के लिए पोयम है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। कुछ पर्सनल मैट्रिक्स की बात अगर करें, यानी कि व्यक्तिगत आधार क्या है, तो हेलम सडन डेथ एज 22 डिवेस्टेटेड टेनिसन, यानी कि हेलम की 22 साल की उम्र में अचानक डेथ ने टेनिसन को पूरी तरह से तोड़ दिया था। दिस पोएम इज एन अर्ली डिस्टिल्ड आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ एंड इनएबिलिटी टू आर्टिकुलेट सॉरो, दीज लेटर एक्सपेंडेड इन मेमोरियम आर्थर हेनरी हेलम 1850। तो ये जो पोएम थी ना, ये उस गहरे दुख की शुरुआती और एक छोटी सी अभिव्यक्ति है, आर्टिकुलेट कर रहे हैं, अपने दुख को बता रहे हैं। टेंशन मतलब बार बार क्या आता नाम, हेलम को खोने का, ठीक है। इसमें पोएट अपने दुख को शब्दों में बयान ना कर पाने की इनएबिलिटी को भी बता रहे हैं कि मैं इतना दुखी हूँ ना कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। और इन्हीं विषयों को बाद में उन्होंने अपने सबसे मैग्नम ओपस वर्क इन मेमोरियम में विस्तार से लिखा, इन्हीं विषयों को, यानी कि आर्थर हेलम के बारे में ही, अपने दोस्त के बारे में ही उन्होंने विस्तार से लिखा इन मेमोरियम में। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी एक एलिजी ही है। सेटिंग एंड मोड की बात करें, ठीक है, तो रॉकी सी शोर, द इंडिफरेंट रिलेंटलेस सी काउंटर्स द पोएट प्राइवेट एंग्विश, ठीक है। मतलब इससे परिवेश और मनोदशा की बात करें तो पोएट का मतलब कविता का जो सीन है वो एक चट्टानी समुद्री तट का है। समुद्र की लहरें हैं जो बिना किसी परवाह के लगातार तट से टकरा रही हैं। अब पोएट को पर्सनल दुख और पीड़ा के ठीक विपरीत है, ठीक है। एक मनोदशा, एक दर्दनाक मनोदशा बनाती है, इसका मूड और सेटिंग यही है, ठीक है। और अगर हम देखें द कोर आइडिया इन वन सेंटेंस की अगर बात करें, केंद्रीय विचार इस एक ही सेंटेंस में, या मतलब ये पोयम ना नेचर की निरंतर गति और जीवन के समान गतिविधियों, जैसे कि बच्चों का खेलना, नाविकों का गाना, जहाज़ों का आगे बढ़ना, इसकी तुलना पोएट अपने दुख से करता है। मतलब पोएट ओझल हो चुके हाथ को छूना चाहता है, एक शांत हो चुकी आवाज़ से करता है, ठीक है। इन सभी की तुलना किससे करता है, अभी हम पोएम में पढ़ने वाले, जैसे कि चिल्ड्रन खेल रहे हैं, सेलर अपना नाविक गीत गा रहा है अपनी नाव में, और जो शिप्स है वो आगे बढ़ रही हैं, इन सब की तुलना वो किससे करता है, एक ओझल हो चुके यानी कि ना दिखाई देने वाले हाथ को छूने और एक शांत हो चुकी आवाज़ से करता है, और ये इस एहसास पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड म्यूज़िक की बात अगर हम करें तो स्टैंजा 4 क्वाड्रेंट्स में है, 14 लाइन है, और पर स्टैंजा 4 लाइन का है, यानी कि 16 लाइन है। मैं अपने में बता देती हूँ, यहाँ पे 16 लाइन में ये पोयम है, ठीक है। और पर मतलब इसमें 4 स्टैंजा है, ठीक है, 4 स्टैंजा है, यानी कि 4 क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट मतलब एक क्वाड्रेंट 4 लाइन का है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसकी राइमिंग स्कीम ABCB भी है प्रत्येक स्टैंजा की, ब्रेक, सी, अटर, मी, ये सब राइम एक दूसरे से कर रहा है, तो ABCB है। मीटर क्या है, इरेगुलर एक्सेंचुअल लिरिक विद इन 3-4 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस पर लाइन, मतलब इरेगुलर है और एक्सेंचुअल लिरिक, यानी कि आप बोल सकते हो स्ट्रेस लिरिक है, 3 या 4 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस पर लाइन पर, 3-4 बार स्ट्रेस पड़ता है। फर्स्ट लाइन ट्रिपल स्ट्रेस है, यानी कि फर्स्ट लाइन में 3 बार स्ट्रेस होता है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये बोलने में ना जोर दिया जा रहा है ना। एंड फ्रीक्वेंट स्पॉन्डीज, ट्रॉकीज, मिमिक्स, वेव्स, बीट, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, बार बार स्पॉन्डी आता है, ट्रॉकीज आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आती है पोयम, पूरा एकदम डिटेल वे में पढ़ाया जा रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं, पूरा डिटेल वे में पढ़ाया गया है। टेंशन के बारे में मैंने पूरा डिटेल पढ़ा दिया जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ऐसा कहाँ पढ़ोगे आप, ठीक है। चलिए अब पोएम को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तीनों पे स्ट्रेस पड़ रहा है बोलने में, ठीक है। ये आपका क्या है, याद रखना है, इसमें 3 बार आपका ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यानी कि 3 शब्द पर बराबर स्ट्रेस पड़ रहा है। तो बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है, पोएम है। तो यहाँ पे देखेंगे, ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर दी थॉट्स दैट अराइज इन मी। इतना देख लेते हैं, 4 स्टैंजा, देन आगे बढ़ेंगे। तो ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यहाँ पे पोएट ना इस सी को, इस समुद्र को, ठीक है, इस समुद्र को क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है इस समुद्र को। क्या कह रहा है पोएट, समुद्र को
संबोधित करते हुए कहता है कि ए समुद्र, ओ सी, ए समुद्र, तुम अपनी ठंडी भूरी चट्टानों पर लगातार टकराते रहो। ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। मतलब सीधे वो समुद्र को संबोधित कर रहा है। एपिस्ट्रॉफी जहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस करता है। डायरेक्ट एड्रेस मतलब मानो वो समुद्र से बात कर रहा हो, समुद्र जो कि एक नॉन लिविंग चीज़ है उससे बात कर रहा हो। कह क्या रहा है कि ए समुद्र, तुम अपनी ठंडी ग्रे स्टोन्स यानी कि कोल्ड ग्रे स्टोन्स यानी कि तुम ठंडी भूरी चट्टानों पर लगातार टकराते रहो। एंड आई वुड दैट माई टंग वुड अटर, काश मेरी ज़बान भी उन विचारों को व्यक्त कर पाती जो मेरे अंदर उठ रहे हैं। काश मेरी ज़बान भी उन विचारों को, ठीक है, काश मेरी ज़बान भी उन विचारों को व्यक्त कर पाती, बता पाती जो मेरे अंदर उठ रहे हैं, यानी कि द थॉट्स दैट अराइज इन मी। यहाँ पे जो पोएट्स है ना, यानी कि उनके अंदर जो विचार उठ रहे हैं, काश मैं बता पाता। तुम तो लगातार अपनी चट्टानों से तुम आके अपने कोल्ड ग्रे स्टोन से बराबर टकरा रहे हो। तुम्हारी जो मर्जी कर रही है तुम व्यक्त कर रहे हो, लेकिन मेरे अंदर जो विचार उठ रहे हैं, काश मैं भी तुम्हारी तरह क्या कर पाता, व्यक्त कर पाता, आर्टिकुलेट कर पाता, एक्सप्रेस कर पाता। ठीक है, तो इन 4 लाइन में पोएट अपनी भावनाओं को, अपने इमोशन को बताने के लिए असमर्थ फील कर रहे हैं। मतलब मैं अपनी इमोशन को बता नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर जो इमोशन आ रहे हैं, जो दुख आ रहे हैं, उसको मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। जबकि जो सी है, जो समुद्र है, वो अपनी शक्ति को लहरों के रूप में बराबर व्यक्त कर रहा है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो शक्ति है वो लहरों के रूप में बार बार टकरा रहा है, वो बराबर बता रहा है कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, लेकिन मैं नहीं बता पा रहा हूँ मेरे अंदर जो दुख है। आगे क्या बोल रहे हैं, ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही साउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले, ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। आगे क्या कहते हैं, यहाँ पे पोएट अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, कहते हैं कि ओ वेल फॉर द फिशरमैन बॉय, कितना अच्छा है उस फिशरमैन के लड़के के लिए, दैट ही साउट विद हिज सिस्टर्स प्ले, जो अपनी बहन के साथ खेलते हुए चिल्ला रहा है। फिर कहते हैं ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड, और कितना अच्छा है उस सेलर्स, उस युवा नाविक के लिए, दैट ही सिंग्स हिज बोट ऑन द बे, जो खाड़ी में अपनी नाव में गा रहा है। तो अब यहाँ पे पोएट जो कवि हैं, जो टेंशन हैं, वो अपने आसपास की दुनिया को देख रहे हैं और कहते हैं कितना अच्छा है उस मछुआरे के लिए, उस मछुआरे लड़के के लिए जो अपनी बहन के साथ खेल रहा है, हंस बोल रहा है, खेल रहा है, और कितना अच्छा है उस सेलर के लिए जो खाड़ी में अपनी नाव में गा रहा है। मतलब इन खुश और लापरवाह लोगों को देखकर पोएट को अपना दुख का एहसास और भी गहरा होता है। मतलब ये लोग कितने खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, सब लोग अपनी अपनी जगह पर कितने खुश हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। उस मछुआरे लड़के को देखो, अपनी बहन के साथ खेल रहा है, इसकी लाइफ में कोई दुख नहीं है, कितना खुश है। उस नाविक को देखो जो खाड़ी में अपनी नाव में गा रहा है, कितना खुश है। इन सभी को खुशी को देखकर पोएट के अपने दुख का एहसास होता है, मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना पास्ट में अभी भी मैं हूँ, कितना गहरा, मतलब मैं कितना दुखी हूँ, कितना दुख को झेल रहा हूँ। ठीक है, ये अपने दोस्त को खो दिए हैं, इसी वजह से ये दुखी हैं और अपने दोस्त को याद कर रहे हैं। ठीक है, आगे कहते हैं एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू दियर हेवन अंडर द हिल। हेवन मतलब बंदरगाह। ठीक है, फॉर द टच ऑफ वैनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ वॉइस दैट इज स्टिल। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहीं पे कंपैरिजन करने लगे हैं कभी। अब यहाँ पे पोएट देखते हैं कि राजसी जहाज जो अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रही है, यानी कि पहाड़ी के नीचे बंदरगाह की ओर आगे बढ़ रही है जो राजसी जहाज है। बट ओ फॉर द टच ऑफ वैनिस्ड हैंड, लेकिन उनका मन अपने दुख में डूबा हुआ है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि तभी पोएट देखते हैं कि एक जहाज उनके सामने से गुजर रही है, उसे कह रहे हैं कि राजसी जहाज जो अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन तभी उनके मन में अपने दुख डूबा, मतलब वो उनका मन अपने दुख में डूबा हुआ है। मतलब वो अभी भी दुख में डूबे हुए हैं, अपने दोस्त की याद में डूबे हुए हैं जो दोस्त उनका छोड़ के चला गया है। फिर वो चिल्ला उठते हैं, कहते हैं ओ फॉर द टच ऑफ वैनिस्ड हैंड, काश मुझे उस ओझल हो चुके हाथ का स्पर्श फिर मिल पाता। यानी कि वो जो हाथ है, वो जो हाथ गायब हो चुका, हाथ मीन्स इनके दोस्त की बात हो रही है, हेल्लम की बात हो रही है। हेल्लम पूरी तरह से गायब हो गए हैं, उनकी ज़िंदगी से ओझल हो चुके हैं।
तो काश मैं वो जो वैनिस्ड हैंड है, जो गायब हुआ हाथ है, उसको मैं छू पाता, मीन्स मैं हेलम को छू पाता। ये उन्हीं की बात कर रहे हैं, उन्हीं को याद कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं एंड द साउंड ऑफ वॉइस दैट इज स्टिल, काश मैं उस आवाज़ को सुन पाता जो हमेशा के लिए शांत हो गई है। यानी कि हेलम की बात कर रहे हैं, काश मैं हेलम से मिल पाता, काश मैं उसके हाथ को छू पाता, काश मैं उसकी आवाज़ को छू पाता, लेकिन मुझे लगता है वो हमेशा के लिए अब शांत हो गया है, कभी नहीं सुनाई देगा। तो ये पोइट्री का हृदय है, ठीक है, ये पोइट्री का हार्ट है, जहाँ वो सीधे अपने दोस्त को, अपने डेड फ्रेंड को याद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैंड, वॉइस सब इन्हीं की बात कर रहे हैं, हेलम की। फिर उसके बाद होता है ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रैक्स ओ सी, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। फिर आगे कहते हैं, फिर उसके बाद अब यहाँ पे ब्रेक ब्रेक, यानी कि शुरुआत में पहली स्टैंजा में ब्रेक ब्रेक आया था, फिर लास्ट स्टैंजा में भी ब्रेक ब्रेक आया है। यहाँ इसका मतलब यहाँ पे रिफ्रेन हुआ है, दोहराव हुआ है, रिफ्रेन यानी कि रिपीटिशन हुआ है, ठीक है। यानी कि शुरुआत में भी ब्रेक ब्रेक आया था और लास्ट में जब पोएम्स एंड हो रही है, समाप्त हो रही है, तभी इन लाइनों से समाप्त हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रैक्स ओ सी, जो दुख की निरंतरता का प्रतीक है। अब यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं, ए समुद्र, ओ सी, तुम अपनी चट्टानों के चरणों में टकराते रहो। ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रैक्स ओ सी, मतलब ए समुद्र, तुम अपने चट्टानों के चरणों में टकराते रहो। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज़ डेड, आगे कहते हैं लेकिन एक मर चुके दिन का वो कोमल सौंदर्य। तो मर चुके दिन मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अपने दोस्त को याद कर रहे हैं। लेकिन एक मर चुके दिन का वो कोमल सौंदर्य मेरे पास कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे वो अपने दोस्त को याद कर रहे हैं, विल नेवर कम टू बैक टू मी। यहाँ पे वो अपने दोस्त को याद कर रहे हैं कि लेकिन एक मर चुके दिन का वो कोमल सौंदर्य, यानी दोस्त के साथ बिताए वो सुखद पल, वो हैप्पी मोमेंट जो इन्होंने अपने हेलम के साथ बिताया पल था, जो हैप्पी मोमेंट था इन्होंने हेलम के साथ बिताया था, शायद अब वो पल कभी नहीं आएंगे क्योंकि वो सब मर चुके हैं। भाई दोस्त ही मर चुका तो वो पल कहाँ से अब आएंगे। तो ये ज़िंदगी का क्या है, एक कटु सत्य है। समय आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन जो खो गया वो हमेशा के लिए खो गया है, ठीक है। जो हाथ से एक बार अपनी ज़िंदगी से चला गया, अगर इस दुनिया से चला गया, वाकई में बहुत ये दुखदाई वाली पोएम है, ठीक है। जिसने अपने लाइफ में कुछ खोया है तो उसके लिए तो काफ़ी सच में थोड़ा सा सैड वाली पोएम है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी पोएम है, अच्छी लगी। तो ये याद रखना है, यहाँ पे वो अपने दोस्त को याद कर रहे हैं, ठीक है, मर चुके, मतलब दैट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज़ डेड। यहाँ पे ये दिन को क्या कह रहा है कि दिन मर चुके हैं, ये पर्सोनिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब एक दिन कैसे मर चुकता है। लेकिन यहाँ पे दिन की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, वो अपने दोस्त के साथ जो बिताए पल है उसकी बात कर रहे हैं। उनके दोस्त की डेथ हो गई है तो अब वो पल भी नहीं आएगा। तो ये थी पोएम आपकी ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ठीक है। जो ये दुख में है, अपने दोस्त के दुख में है, हेलम की दुख में है, तो ऑब्वियसली वो हेलम की ही बात करेंगे। बार बार कहते हैं ए समुद्र, तुम अपनी ठंडी भरी बुरी चट्टानों से टकराते रहो। काश मेरे अंदर जो विचार उठ रहे हैं मैं उसको बता पाता, ठीक है। और यहाँ पे पोएट अपनी भावनाओं को नहीं बता पा रहे हैं, इनएबिलिटी महसूस कर रहे हैं कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ, जबकि समुद्र तो अपनी शक्ति बराबर दिखा रहा है, ठीक है। फिर आगे वो पोएट अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं। वो कहते हैं कितना अच्छा उस मछुआरे के लड़की के लिए जो अपनी बहन के साथ खुशी खुशी खेल रहा है, चिल्ला रहा है। कितना अच्छा है उस युवा नाविक के लिए जो खाड़ी में अपनी नाव में गा रहा है। इन खुश और लापरवाह लोगों को देखकर पोएट को अपना दुख का एहसास होता है, ठीक है। देन पोएट देखता है कि एक राजसी जहाज़ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। मंजिल की तरफ बढ़ रहा मतलब यहाँ पे क्या मतलब हुआ, जो स्टेटली शिप्स है ना, जो मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि पोएट को लग रहा है कि दुनिया रुकी नहीं है, ठहरी नहीं है, दुनिया आगे बढ़ रही है। एक मैं ही हूँ जो मैं ठहरा हूँ, समझ में आया। यहाँ पे इसकी बात हो रही है। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू दियर हेवन अंडर द हिल। पोएट देखते हैं कि एक स्टेटली शिप्स, एक राजसी जहाज जो अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा है। हर कोई अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, ये दुनिया रुकी नहीं है, लेकिन मैं ही क्या हूँ, मैं टिका हूँ पास्ट की यादों में, अपने दोस्त की यादों में। फिर चिल्ला उठते हैं, अचानक से उनको फिर झुंझलाहट हो जाती है कि काश मैं वो वैनिस, जो हाथ गायब हो चुका है मेरे नज़रों के सामने से, काश मैं उस हाथ को छू पाता, उससे मिल पाता। मीन्स हेलम की बात कर रहे हैं, काश मैं हेलम से मिल पाता या फिर उनकी आवाज़ को सुन पाता जो हमेशा, लेकिन मुझे लग रहा, फिर अपने बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा वो हमेशा के लिए शांत हो गई है। तो यहाँ पे वो सीधे अपने दोस्त को याद कर रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में कहते हैं
ये ध्यान रखना, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, लास्ट में फिर दोहराव वाली, मतलब लाइन फिर से रिपीट होती है, ख़त्म होती है। फिर बाद में कहते हैं समुद्र तो अपनी चट्टानों की चरणों में टकराते रहो, तुम इसी तरह जैसे टकरा रहे हो टकराते रहो, लेकिन मैं क्या करूं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तुम तो टकराते रहोगे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो कोमल, जो मैं अपने दोस्त के साथ जो सुखद पल बिताया था, वो शायद अब कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सच्चाई है ज़िंदगी की। समय आगे बढ़ता रहेगा, जो खो गया सो खो गया, वो हमेशा के लिए खो गया। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये थी ब्रेक ब्रेक पोयम। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सेंट्रल थीम अगर बात करें, बाय ओवरवेलमिंग पावर ऑफ ग्रीप एंड इनएक्सप्रेसिबिलिटी ऑफ प्रोफाउंड लॉस, टेंशन कंट्रास्ट इनर साइलेंस एंड सॉरो विद द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड नेचर, चाइल्ड चिल्ड्रन प्ले। यहाँ पे क्या बात होती है, इस पोएम का अगर सेंट्रल विषय देखा जाए तो दुख की अपार शक्ति, यानी कि दुख, बहुत दुख में है टेंशन, गहरे शोक को ना वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर जो दुख है वो उसको बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, टेंशन अपनी जो अंदर की चुप्पी है, दुख की तुलना जीवन के नेचर से करते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, नाविक गा रहे हैं, जहाज आगे बढ़ रहे हैं, जबकि वो अपने सबसे प्यारे दोस्त आर्थर हेलम की प्रेजेंस में, मतलब एब्सेंट में अटके हुए हैं। सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं एक हूँ कि अपने सबसे प्यारे दोस्त आर्थर हेलम की एब्सेंट में अटका हुआ हूँ। तो ये चीज़ें याद रखनी है। तो 16 लाइन की पोएम है, डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, लूस है, ABCB, ये इसकी राइमिंग स्कीम है, DEFE। ओकेशनल परफेक्ट राइम है, सीमी, यानी कि दोनों से राइम, एक दूसरे से राइम करता है। मीटर है, ठीक है, ट्राई मीटर, बट विद इरेगुलर स्ट्रेस, ये सब देख लीजिएगा। टोन लिरिकल, मेलंकलिक एंड रिजाइन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एनाफोरा है, रिपीटेशन बोल सकते हैं। ओपनिंग एंड पिनल्टीमेट, लाइंस रिपीट, यानी कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये एक रिपीटेशन है, आप इसे एनाफोरा भी बोल सकते हो। तो ये एक रिफ्रेन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इमेजरी का भी इन्होंने यूज़ किया है, सी एंड वेब्स के बारे में बात की है, तो इन्होंने इमेजरी, चिल्ड्रन एंड सेलर की बात की, तो इमेजरी यानी कि अगर सी एंड वेब्स की बात करें तो आपके अंदर वो सी, वो समुद्र की इमेज आ जाती है, उस वेब्स की इमेज आ जाती है। चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन की इमेज आ जाती है, सेलर की बात, तो इमेजरी इन्होंने यूज़ किया है। फिर है एपिस्ट्रॉफी, इन्होंने क्या है, OC, बार बार OC को ये एड्रेस करते हैं, तो ये एक एपिस्ट्रॉफी है। फिगर ऑफ स्पीच में इन्होंने क्या क्या यूज़ किया बता दे रही हूँ। ठीक है, साइलेंट कॉन्फिडेंट है, तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या हो, जक्स्टापोजिशन भी है इसमें, कंट्रास्ट जक्स्टापोजिशन, यानी कि पोएट वर्सेस चिल्ड्रंस साउट, ये कंट्रास्ट एक दूसरे से। लाइफ वर्सेस डेथ फिनैलिटी, शिप सेलिंग फॉरवर्ड वर्सेस पोएट ट्रैप्ड इन द पास्ट, तो ये चीज़ें याद रखनी है। इसमें जक्स्टापोजिशन भी एक दूसरे से कंट्रास्ट भी है, यानी कि जहाज़ों का आगे बढ़ना, कभी का पास्ट में फंसे रहना। ठीक है, यानी कि सब लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इन्होंने मेटाफर भी यूज़ किया, एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू दियर हेवन अंडर द हिल, तो ये एक मेटाफर है। ठीक है, ये एक मेटाफर है, ये ध्यान रखना है। शिप, यहाँ पे लाइफ की जर्नी के बारे में उन्होंने बात किया। हेवन, रेस्ट, आर डेथ की बात किया, तो ये मेटाफर है, ये ध्यान रखना। पर्सोनिफिकेशन का भी इन्होंने यूज़ किया, अ डे दैट इज़ डेड। ठीक है, एक दिन जो मर चुका, तो भाई यहाँ पे ये पर्सोनिफिकेशन की बात ये कर रहे हैं। ठीक है, सैनिक डॉकी की भी इन्होंने बात किया, जैसे कि द टच ऑफ वैनिस्ड हैंड। ठीक है, हैंड मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, एक ओझल हो चुके हाथ का स्पर्श, और एक साउंड ऑफ वॉइस दैट इज़ स्टिल। ठीक है, और एक आवाज़ की ध्वनि जो अब शांत है, एक वॉइस की साउंड जो कि अब शांत है। तो यहाँ पे जो हाथ है और यहाँ पे जो वॉइस है, ये दोनों क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, किसके पार्ट हैं, बॉडी के। ठीक है, तो हैंड बॉडी का, बॉडी किसका था, हेलम का, हेलम की वॉइस, ये दोनों याद रखना है। ये पार्ट है, पूरे व्यक्ति हेलम के लिए खड़े हैं, तो ये एक सैनिक डॉकी है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना, हैंड प्लस वॉइस पार्ट स्टैंडिंग द होल पर्सन, हेलम। ठीक है, ओनोमेटोपिया भी है, इसमें यूज़ किया इन्होंने। ब्रेक यानी साउंड ऑफ वेव्स, बार बार ब्रेक शब्दों की लहरों की टकराने की आवाज़ की नकल कर रहा है, जिसे पोइट्री की एक लय होती है, तो ये आपका ओनोमेटोपिया है। ठीक है, जक्स्टापोजिशन भी आपने देख लेना, यानी कि जक्स्टापोजिशन एक दूसरे से कंट्रास्ट। इंजेमेंट भी है, माई टंग कुड अटर। ठीक है, इंजेमेंट भी है। ठीक है, लाइन्स स्पिल ओवर, स्टैंजा 1 से, मतलब यहाँ पे इंजेमेंट जब एक लाइन का अर्थ बिना रुके दूसरी लाइन में चला जाता है, रन ऑन लाइन। ठीक है, जैसे राइटर को अपने विचार को पूरा करने के लिए, जैसे एक लाइन में राइटर क्या करता है, अपने विचार को एक लाइन में नहीं पूरा कर पाया तो वो बिना फुल स्टॉप, बिना कॉमा के दूसरी लाइन में भी चला आएगा।
अगर दूसरी लाइन में नहीं पूरा कर तो इसमें भी कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप नहीं लगाएगा, वो तीसरी लाइन में भी जा सकता है, चौथी में भी जा सकता है, जहाँ उसके विचार कंप्लीट हो गए जो वो कहना चाह रहा है उसके बाद वो फुल स्टॉप लगा देगा। तो ये होता है इंजैम्पमेंट, जिसको हम रन ऑन लाइन कहते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, बाकी ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ख़त्म है, इधर ख़त्म हो गया है, ठीक है। क्लोजिंग लाइन है, इसकी जो क्लोजिंग लाइन है वो एक एपिटैफ के रूप में है, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी PDF मिलेगा, आप पढ़ लेना, ठीक है। और मैंने छोड़ा क्या, सब पढ़ा दिया है, बस यही 2-4 पॉइंट्स हैं, ये आपने देख लेना है, ठीक है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन की अगर हम बात करें, यानी कि इनको सराहना मिली, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, तो माइकल थॉर्न थे ये, ठीक है। 1992 में द पोएम इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल हाउ बायोग्राफी कैन रीइनविगोरेट, ठीक है, रीइनविगोरेट अ वर्क एज द सीन विविडली मिरर्स टेनिसन्स ग्रीफ वाइल ऑर्डिनरी लाइफ गोज ऑन, ठीक है, ये ध्यान रखना। माइकल थॉर्न के अनुसार ये पोएम क्या थी, एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी कैसे जीवनी एक रचना में नई जान डाल सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए फिर ख़त्म करते हैं। मैंने इसमें छोटी सी पोएम थी, सबसे ज़्यादा तो हमने डिस्कस कर लिया इनका मेन पॉइंट्स, ठीक है। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जुड़ जाइएगा टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप पे, ठीक है। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब वही जिसे मैं बोलती हूँ बार बार वो करिएगा, अपना सपोर्ट देते रहिएगा, फिर मैं भी बनाती रहूँगी वीडियो। बाय बाय।